पार्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिए गए हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 2.13 ये कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम ऑफ इथेन in 1 बार। यानी अगर किसी सॉल्यूशन में जिसमें इथेन का मास 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम है, इसका पार्शियल प्रेशर होता है कितना? 1 बार। तो अब ये कहता है कि अगर मान लीजिए इथेन का मास सॉल्यूशन में 5 into 10 to the power minus 2 ग्राम हो तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? हम लोग याद करिए एक नियम पढ़े थे जिसका नाम था हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के अनुसार ये होता था m मास ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू kh into p, जहां kh हमारा क्या होता था? ये kh हमारा होता था हेनरी कांस्टेंट कहलाता था और p होगा हमारा क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब देखिए फर्स्ट केस में ये कहता है मास ऑफ इथेन कितना हो गया? 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम। kh का मान निकाल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर हो गया कितना? 1 बार। अब इससे वैल्यू आ जाएगा किसका? kh का। kh हो जाएगा हमारा 6.56 into 10 to the power minus 3, ये हो जाएगा ग्राम बार इनवर्स। अब दूसरे फॉर्म में कहता है कि अगर इथेन की मात्रा इतनी हो तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा? तो देखो इसमें m का मान दिया है, kh का मान हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो पार्शियल प्रेशर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको पुनः लागू करते हैं, m बराबर ये होगा kh into p। अब देखिए इस बार m का मान हो गया 5.00 into 10 to the power minus 2 ग्राम। kh का मान अभी हमने निकाला है 6.56 into 10 to the power minus 3, ये हो जाएगा क्या? ग्राम बार इनवर्स into p, और ये हो जाएगा p बराबर 5.00 into 10 to the power minus 2 ग्राम अपॉन 6.56 into 10 to the power minus 3 ग्राम बार इनवर्स। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो p का मान आ जाएगा 0.762 बार। यानी अगर इथेन का मास 5.00 into 10 to the power minus 2 ग्राम हो तो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 0.762 ग्राम होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2.15, अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.15। देखो 2.15 क्वेश्चन ये है, an aqueous solution of 2% non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of solvent. What is the molar mass of solute? What is the
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो कहता है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन है जिसकी स्ट्रेंथ या क्षमता दे रहा है 2%, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है 1.004 बार प्रेशर एक्सर्ट करता है एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा ये क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से। अब ये कहता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। तो देखो ये है कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अगर हमारा जल होता है तो इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, 1.013 बार। अब इसमें 2% अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो बॉइलिंग ये हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1.004 बार हो जाता है। अब देखिए ये करता है 2% सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन contains 2 ग्राम सॉल्यूट, यानी 100 ग्राम अगर सॉल्यूशन होगा तो उसमें सॉल्यूट कितने होंगे, 2 ग्राम। ये अर्थ होता है किसका, 2% सॉल्यूशन का। तो अब देखो ये क्या आ गया हमारा, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया क्या, 2 ग्राम। अब देखिए यही हमको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। तो ये भी निकाल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन हो गया 100, सॉल्यूट हो गया 2, ये हो जाएगा आपका कितना, 98 ग्राम। सॉल्वेंट हमारा जल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हो जाएगा कितना, 18 ग्राम पर मोल। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हम जानते थे, याद करो, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर होता था किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। हमने ये कहा था कि P0 माइनस PS अपॉन P0 ये बराबर होता था क्या, W1 बाई M1 अपॉन W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2, जहां W1 होता था वेट ऑफ सॉल्यूट, M1 होता था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, W2 होता था वेट ऑफ सॉल्वेंट, M2 होता था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़े थे। ये कहे थे कि कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ये उस स्थिति में लागू होता है जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन काफी कम हो। तो जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन काफी कम होता है तो उस समय सॉल्यूट के मोल की संख्या सॉल्वेंट के मोल की संख्या के अपेक्षा काफी कम होता था, इसलिए सॉल्वेंट के मोल की अपेक्षा सॉल्यूट के मोल को हम क्या करते थे, नेग्लिजिबल मान लेते थे। और इस स्थिति में ये फॉर्म हो जाता था, याद करो, P0 माइनस PS अपॉन P0 ये होगा W बाई 1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2। अब वैल्यू रखो, P0 का मान कितना है, P0 का मान हमारा है 1.013, PS हो गया 1.004 अपॉन 1.013, W1 होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया 2, मॉलिक्यूलर वेट हो गया M1, M2 होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये वैल्यू हो गया 18, W2 होता था वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएगा कितना, 98। और इसको सॉल्व करोगे तो M1 का मान आ जाएगा आपका 41.35 ग्राम पर मोल, यानी ये जो सॉल्यूट होंगे इसका मॉलिक्यूलर मास होगा 41.35, ये इसका मॉलिक्यूलर
होगा। तो अब इसको भी पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2.16। देखिए इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ये काफी आसान क्वेश्चन है, इनको आप आसानी से बना सकते हैं। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.16। अब अगर 2.16 में क्वेश्चन है हेप्टेन एंड ऑक्टेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन for ideal solution at 373 Kelvin, the vapor pressure of two liquid components are 105.2 kPa kilopascal and 46.8 kPa respectively. What will be the vapor pressure of mixture? What will be the vapor pressure of mixture of 26.0 gram of heptane and 35 gram of octane? देखो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हेप्टेन और ऑक्टेन ये मिलकर आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। तो हेप्टेन का वेपर प्रेशर है 105.2 किलोपास्कल और ऑक्टेन का है 46.8 किलोपास्कल। ये कहता है कि यदि सॉल्यूशन में 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन मिलाते हैं तो इससे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताना है कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसका वेपर प्रेशर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमको दिया गया है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन, देखो ये दे रहा है 105.2 kPa, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन ये बराबर दे रहा है देखिए 46.8 किलोपास्कल, ठीक है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात करना है। ये दे रहा है वेट ऑफ हेप्टेन, ये दे रहा है आपका 26.0 ग्राम और दूसरा दे रहा है देखो वेट ऑफ ऑक्टेन, ये दे रहा है कितना 35 ग्राम, ठीक। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब ये निकाल लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन का होता है कितना C7H16, तो ये हो गया 12 into 7, ये हो जाएगा 84 और 16 ये हो गया कितना, ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा 100 ग्राम पर मोल। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन, तो देखो ऑक्टेन हो जाएगा क्या तुम्हारा C8H18, ये हो जाएगा 114 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेप्टेन, ये हो जाएगा क्या तुम्हारा, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन। अब ये निकाल सकते हो मोल ऑफ हेप्टेन, देखिए वेट हो गया 26, मॉलिक्यूलर वेट हो गया कितना 100, ये होगा 0.26 मोल, ठीक।
उसी तरह से मोल ऑफ ऑक्टेन निकालो तो वेट हो गया 35 और ये हो जाएगा कितना 114, ये आ जाएगा आपका 0.31। अब हम निकाल सकते हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन ये कितने के बराबर होगा, मोल ऑफ हेप्टेन 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.31 यानी मोल ऑफ हेप्टेन प्लस मोल ऑफ ऑक्टेन। दूसरा, दोनों का अगर हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है आपका 0.456 और ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। देखो मोल फ्रैक्शन में टोटल हम लोग मानते हैं कितना, 1 मानते हैं, तो ये हो जाएगा 1 में सीधा घटा दो 0.456 और ये हो जाएगा 0.544। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ ये होता है P ऑक्टेन बराबर, सॉरी पहले ये लेते हैं हेप्टेन, P हेप्टेन बराबर होगा P0 हेप्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन। अब ये होगा P0 हेप्टेन, देखो कितना दिया हुआ, ये है 105.2 किलो पास्कल और मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया 0.456। इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 47.97 किलो पास्कल और ये देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। देखो प्योर स्टेट में ये था कितना 46.8, इसका मोल फ्रैक्शन है 0.544 और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 25.46 किलो पास्कल और ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल कहो तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ हेप्टेन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। हेप्टेन हो गया 47.97, ऑक्टेन हो जाएगा 25.46। इस दोनों को मिला दोगे, जोड़ दोगे, ये होगा 73.43 किलो पास्कल। ये हो जाएगा इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का मान। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्ञात कर लेंगे। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2.17। देखो पहले हम लोग क्वेश्चन उतार ले रहे हैं, हालांकि नंबर से भी क्वेश्चन का इंडिकेशन हो जाएगा, लेकिन इससे दिक्कत ये होता है कि मान लीजिए किसी के पास बुक अवेलेबल हो या कहीं हो, इसलिए हम लोग क्वेश्चन को भी ये क्या करते हैं, ये उतार ले रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2.17। देखो ये क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is a 12.3 kPa at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it। ये कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये दे रहा है 300 केल्विन पर 12.3 kPa और ये कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन
ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये ज्ञात कीजिए, यानी वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्ञात कीजिए जिसकी शक्ति क्या है, 1 मोल है, 1 एम है या 1 मोलर है। तो देखो सबसे पहले ये 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि 1000 ग्राम solvent contains 1 mole solute। ठीक, ये दे रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये दे रहा है 12.3 kPa, और ये कहता है कि आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो देखो ये था हमारा सूत्र P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो अब ये क्या निकाल सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मोल, क्योंकि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना जुड़ा है, 1 मोल। अब मान लो ये भी निकाल सकते हो मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया 1000, H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना 18, ये हो जाएगा आपका 55.5 मोल, ये हो जाएगा आपका 55.5 मोल। अब वैल्यू रखो, P0 का मान दिया है कितना 12.3 माइनस PS अपॉन 12.3 बराबर ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 55.5, ये हो जाएंगे 12.3 माइनस PS बाई 12.3 बराबर होगा 1 अपॉन 56.5। अब ये हो जाएगा 1 माइनस PS अपॉन 12.3 इक्वल टू 1 अपॉन 56.5। इसको इधर ले आते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन 56.5 इक्वल टू PS अपॉन 12.3। इसको सॉल्व करोगे तो PS का मान आ जाएगा कितना 12.08 pKPa, ये आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 12.08 kPa। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए 2.17 को। अब आगे देखते हैं 2.18। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.18। पहले हम लोग इसका क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.18 ये कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट, ये दे रहा है 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in dissolved in 114 gram octane to reduce the vapor pressure to 80%। ये कहता है कि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 40 ग्राम, इसकी कितनी मात्रा 114 ग्राम ऑक्टेन में डाली जाए कि इसका वेपर प्रेशर क्या हो 80% हो जाए। अब देखो सबसे पहले परसेंटेज में हम टोटल कितना कंसीडर करते हैं 100, तो ऐसा करते हैं टोटल
मान लेते हैं, परसेंट अपने आप हट जाएगा, यानी P0 का मान अगर हम 100 ले लेते हैं तो सॉल्यूशन कितना हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 80। वेट ऑफ सॉल्यूट हमको ज्ञात करना है, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट। ये मान लो ये हम इंडिकेट करते थे किससे, W1 से। दूसरा ये दिया है क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये दिया हुआ है कितना, ये है सॉल्यूट का दिया हुआ है कितना, 40 ग्राम पर मोल। अब देखिए दूसरा ये आ रहा है क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया कितना, ऑक्टेन था, ये हो गया 114 ग्राम। दूसरा ये हो जाएगा, देखो वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्टेन होता है C8H18, ये होगा 12 × 8 + 18, ये बराबर, ये भी हो जाएगा 114 ग्राम पर मोल। हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से जो मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करते थे, ये था P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू W/M1 इंटू M2 by W2। ये होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता था, और ये जानते थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये जब भी एप्लीकेबल होते हैं तो वैसे सॉल्यूशन पर लागू होंगे जिसका कंसंट्रेशन काफी कम होगा। तो जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन काफी कम होता है तो सॉल्यूट के मोल की संख्या सॉल्वेंट के मोल की संख्या के अपेक्षा काफी कम होता है। तो सॉल्वेंट के मोल की अपेक्षा सॉल्यूट के मोल की संख्या कम होने के कारण इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितने के बराबर होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा मोल ऑफ सॉल्वेंट। यही सूत्र हम लोग यहां यूज किए हैं। अब वैल्यू रखो, P0 का मान हो गया कितना, 100 माइनस 80 अपॉन 100। देखिए W1 का मान हमको निकालना है, M1 हो गया कितना 40, M2 क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया 114, ये भी हो गया 114, ये हो जाएगा आपका 20/100 बराबर W1 बाई 40। नहीं ऐसे कर देते हैं, देखिए इसमें W1/40 ये हो जाएगा, और W1 बराबर ये हो जाएगा 40 × 20/100, और ये हो जाएगा आपका कितना 8 ग्राम के बराबर। देखो ये जो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो ये हम लोग जो मोल ऑफ सॉल्यूट को नेग्लेक्ट करते हैं इससे आंसर में कुछ अंतर आएगा। अब हम इस बार इसको नेग्लेक्ट नहीं करते, तो देखो ये हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर हो जाएगा क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट W1/M1 अपॉन W1/M1 प्लस W2/M2, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। मान लो 100 माइनस 80/100 बराबर ये हो जाएगा कितना W1/40 अपॉन W1/40 प्लस ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया कितना 20/100, ये हो जाएगा W1/40। देखो यहाँ एलसीएम हम ले लेते हैं क्या 40, ये हो जाएगा W1 प्लस 40, ये 40 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 20/100 इक्वल टू ये हो जाएगा W1 अपॉन W1 प्लस 40, और W1 का मान निकालो तो ये हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका, ये फिर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा फिर आ जाएगा आपका
करेंगे, यहां तो होल नंबर आ गया। अगर फ्रैक्शन में यूज करते हैं तो डेसिमल के बाद कुछ अंकों में अंतर आ सकता है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2.18। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.19। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.19। तो पहले इसके क्वेश्चन को उतार रहे हैं। ये कहता है कि ए सॉल्यूशन containing 30 ग्राम non-volatile solute exactly in 90 gram of water, 90 gram of water has vapor pressure 2.8 kPa kilopascal at 298 Kelvin. Further, 18 gram of water is then added to the solution and new vapor pressure becomes 2.9 kPa at 298 Kelvin. अब कहता है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और दूसरा कहता है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। कहता है कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें कोई सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल है, इसका 30 ग्राम हम लोग डालते हैं, इसमें 90 ग्राम वाटर में डालते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है 2.8 किलो पास्कल। अब दूसरे बार सॉल्यूशन में 18 ग्राम और ये क्या करते हैं, सॉल्यूट 18 ग्राम वाटर और ऐड कर देते हैं, यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, और कम हो जाता है। तो जो नया वेपर प्रेशर था ये है हमारा कितना, 2.9 किलो पास्कल। अब आपको ये बताना है कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास क्या है, और दूसरा ये बताना है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो हम लोग अब डायरेक्ट मान रखते हैं। देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू W1 बाई M1 अपॉन W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। देखिए यहां W1 क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट था, M1 क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट था, W2 क्या है, ये हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट है, M2 हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। देखो डायरेक्ट हम मान यूज कर रहे हैं, हमको P0 का मान ज्ञात नहीं है, तो P0 सॉल्यूशन देखिए कितना है, 2.8 अपॉन P0। देखो W1 कितना है हमारा, 30, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात नहीं है, 30 बाई M1 अपॉन 30 बाई M1 प्लस, अब देखो W2 हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना हो गया, 90 ग्राम, तो ये हो गया 90। सॉल्वेंट हमारा क्या है, जल, मॉलिक्यूलर वेट होता है जल का कितना, 18। अब ये फॉर्म हो गया देखिए P0 माइनस 2.8
2.8 अपॉन P0 बराबर ये हो जाएगा 30 अपॉन M1, ये होगा 30 अपॉन M1 प्लस 90/18, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2.8 अपॉन P0 बराबर ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन M1 इंटू एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा फिर हमारा ये 30/m, ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा आपका M1, तो ये M1 चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 5M1, M1 कैंसिल हो जाएगा। अब इससे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, इसको इस तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा आपका 2.8 अपॉन P0, ये बराबर होगा 1 प्लस 6/m, ये आ जाएगा, ये होगा इक्वेशन 1। अब देखिए अगर हम दूसरे स्टेप में आते हैं, अब ये होता है क्या 18 ग्राम और हम लोग क्या करते हैं, ये जल मिलाते हैं, तो 18 ग्राम जल कितने के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। देखो ये होगा आपका मोल बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ये होगा 18 ग्राम, ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, तो ये बराबर होगा किसके, 1 मोल के। पहली स्थिति में सॉल्वेंट हमारा कितना था, 5 मोल था, अब क्या हो जाएगा 6 मोल, तो ये हो जाएगा आपका देखिए P0, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 2.9 अपॉन P0, ये हो जाएगा 30/m1 प्लस ये होगा फिर ये हो जाएगा आपका 30/m1 प्लस 6, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 2.9 बाई P0 बराबर हो जाएगा आपका कितना 1 प्लस 5/m1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब करते हैं क्या, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, एक में 2 को भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा, एक हो जाएगा आपका 2.8 अपॉन P0 भाग दोगे ये होगा P0 अपॉन 2.9, अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 6/m1 और ये हो जाएगा 1 प्लस 5/m1, और सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा P0 कैंसिल हो जाएगा, m1 का डायरेक्ट मान लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 23 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब ये करते हैं कि m1 का मान इक्वेशन 1 में रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ m1 इन इक्वेशन 1, ये होगा 2.8 अपॉन P0 बराबर 1 प्लस 6 अपॉन 23, तो ये हो जाएगा P0, ये बताएगा किसको, ये बताएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को बताएगा, ये आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 3.53 kPa कितने के बराबर आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन ज्ञात कर लेते हैं और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ये होगा क्वेश्चन हमारा 2.19, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.20। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.20। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2.20। पहले इसके क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं।
सॉल्यूशन ये दिया है बाय मास, ठीक है, ऑफ केन शुगर इन वाटर, ऑफ केन शुगर in water has freezing at 271 Kelvin. Calculate the freezing point. Calculate the freezing point of 5% glucose in water. दिया है कि if freezing point of pure water, freezing point of pure water is 273.15 केल्विन। ये कहता है कि कोई केन शुगर का सॉल्यूशन है जिसका स्ट्रेंथ दे रहा है 5% बाय मास। ये सॉल्यूशन फ्रीज करता है इस पर 271 केल्विन पर। तो अब ये कहता है कि अगर ग्लूकोज का 5% सॉल्यूशन हो तो वो कितने पर फ्रीज करेगा। हम लोग ये जानते हैं कि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाए। तो सबसे पहले ये देखिए 5% सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो 5% का मतलब क्या होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन जिसमें 5 ग्राम सॉल्यूट घुले होंगे, ये वैल्यू हमारे पास है। केन शुगर ये होता है हमारा क्या C12H22O11, इसका हमको मॉलिक्यूलर मास भी ज्ञात है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं मोलालिटी ऑफ केन शुगर। देखिए मोलालिटी किस लिए निकाले, ये होता है डेल TF बराबर होता है क्या KF इंटू M के बराबर। तो इसीलिए हम पहले मोलालिटी निकाल ले रहे हैं। देखिए मोलालिटी होता है क्या वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारा क्या है 5% है, तो ये हो गया कितना 5 बटा ये हो गया 342। देखिए ये हमने इस तरह से लिखा है 5% सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन contains 5 ग्राम सॉल्यूट। ये जो होगा 5% का क्या होता है, यही मतलब होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन जो होंगे ये रखेंगे 5 ग्राम। 342 होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू 1000 बटा 100। ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 0.146 आ जाएगा। अब देखिए डेल TF ये हमको ज्ञात करना है, तो देखो इसको हम मिटा रहे हैं, तो ये होगा डेल TF ये होता है क्या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है कितना 273.15, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो ये कितना हो गया 271 केल्विन। ये हो जाएगा कितना आपको, इसको अगर घटा दोगे तो 71, ये होगा 2.15 केल्विन। ये हो जाएगा 2.15 केल्विन। अब देखिए ये था आपका डेल TF बराबर था KF इंटू M। अब देखो KF बराबर हो जाएगा डेल TF अपॉन M। वैल्यू रखो, ये हो गया 2.15 और इसका मान हो जाएगा 0.146, ये वैल्यू रखनी। अब ये क्या होता है KF का मान हमारा क्या होगा कांस्टेंट होगा। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, दूसरा सॉल्यूशन है हमारा किसका ग्लूकोज का,
तो अब ये कैलकुलेट करते हैं कि मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज। देखिए सिर्फ अंतर होगा क्या, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है 5% ही सॉल्यूशन है। तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू होगा 0.278, इसकी मोलारिटी हो जाएगी कितनी 0.278। अब ये था आपका क्या कि डेल टी एफ बराबर था KF इंटू M। देखो KF का मान हमने निकाला है 2.15 अपॉन 0.146 और मोलारिटी हो गया 0.278। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये होगा डेल टी एफ, ये हो जाता है आपका कितना 4.09, ये हो जाएगा आपका 4.09। तो अब ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन किसका, ग्लूकोज का। ये हो जाएगा, ये कितना था 273.15, इसमें से घटा दीजिए 4.09, ये हो जाएगा आपका 269.06 केल्विन। ये हो जाएगा ग्लूकोज के सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और इस तरह से हम लोग ग्लूकोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या करते थे, काउंट कर लेते थे। अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, तब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2.21। अब है क्वेश्चन नंबर 2.21। पहले देखो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन है 2 एलिमेंट्स A and B compound having AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene, when dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lower the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1.0 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant, the molar depression constant for benzene is 5.1 kg/mol। देखो ये क्वेश्चन कहता है कि दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है A और दूसरा एलिमेंट है B। एक इसके दो कंपाउंड हैं, एक का फॉर्मूला है AB2 और दूसरे का फॉर्मूला है क्या AB4। अब कहता है कि when dissolved in, यदि 20 ग्राम बेंजीन में AB2 का 1 ग्राम घोलते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है इससे 2.3 केल्विन से। और यदि
यही अगर Ab4 का 1 ग्राम हम डिसॉल्व करते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाता है इससे 1.3 केल्विन से। ये कहता है कि द मोलर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन ये अगर 5.1 है तो आपको एलिमेंट A और B इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या करना है, बताना है। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था, मॉलिक्यूलर वेट बराबर ये होता था क्या, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो होगा ये आ जाएगा आपका Kf इंटू A इंटू 1000 अपॉन B इंटू डेल TF, ये होता था मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अब हम लोग दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मान लो सबसे पहला हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, किसका मॉलिक्यूलर मास, देखो ये हो गया Ab2 का, Kf क्या है, ये हमारा कांस्टेंट होता है, देखिए ये वैल्यू हो गया 5.1, A होगा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था 1 ग्राम गुना 1000, B हमारा क्या होता है, B हमारा होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा था कितना 20, कितना घटा 2.3। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये होता है MAB2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB2 ये हो जाता है 110.87 ग्राम पर मोल। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ AB4 ये तो सेम होगा 5.1 इंटू 1000 अपॉन 20, इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर क्या होगा, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है कितना 2.3 से घटकर हो जाता है कितना 1.3, और इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा MAB4 ये हो जाता है कितने के बराबर 196.15 ग्राम पर मोल। ठीक, अब मान लो एटॉमिक वेट इसका A है और इसका B है, तो ये मान लो A प्लस 2B ये बराबर हो जाएगा किसका 110.87, ये होगा इक्वेशन 1। दूसरा हो जाएगा A प्लस 4B ये हो जाएगा 196.15, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, सब्सट्रैक्ट करिए, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2B बराबर हो जाएगा माइनस 85.78, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, B बराबर हो जाएगा आपका कितना 85.78/2, 85.78/2 ये हो जाएगा 85 यानी 42.64 ग्राम पर मोल, ये हो गया एटॉमिक वेट ऑफ B। अब ये वैल्यू रख दो किसमें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में B का मान रखो 1 प्लस 2 इंटू 42.67 इक्वल टू 110.87, और इसलिए वैल्यू ऑफ A आ जाएगा 25.59, ये होगा 59 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा आपका एटॉमिक वेट ऑफ A, और ये हो जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ B। एटॉमिक वेट ऑफ A हो जाएगा 25.59 और एटॉमिक वेट ऑफ B हो जाएगा 42.67। अब इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.22। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.22। देखो क्वेश्चन नंबर 2.22 देखते हैं। ये क्वेश्चन है एट 300 केल्विन
36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज present in a liter of its solution has osmotic pressure 4.98 bars. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at same temperature, what is the concentration? What is the concentration of solution? ये कहता है कि कोई ग्लूकोज का सॉल्यूशन है जिसमें 1 लीटर में 36 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, तो इसके ऑस्मोटिक प्रेशर का मान दे रहा है 4.98 बार। यदि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 बार हो तो फिर उस स्थिति में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि पाई इक्वल टू होता है क्या? CRT। ठीक, पाई इक्वल टू CRT, इसको C को लिख सकते हैं पाई इक्वल टू nRT/V। अब ये था कि वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, इसलिए पाई इक्वल टू ये हो जाएगा क्या हमारा? nRT। देखिए पहले कंडीशन में पाई का मान है 4.98, मोल होता है क्या? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा, वेट हो गया 36, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180 R, T हो जाएगा आपका कितना? ये दिया हुआ है, T हो जाएगा कितना? 300 केल्विन। ये हो जाएगा 0 काट दो, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 4.98 बराबर हो जाएगा किसके? 60 R के बराबर होगा। ये हो गया हमारा क्या? इक्वेशन 1। दूसरे बारे में देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया 1.52, C का मान निकालो इनटू R, T हो गया कितना? 300, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये करते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो ये हो जाएगा 4.98 अपॉन 1.52 इक्वल टू 60R बराबर C इंटू R इंटू 300। R कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा किसमें? 5 बार में। 4.98 अपॉन 1.52 अपॉन 5C, और इसलिए C का मान कैलकुलेट करो, ये होगा 0.061 पर लीटर, ये हो जाएगा मोल पर लीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या? मोल पर लीटर, ये हो जाएगा क्या? इसका कंसंट्रेशन। और इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन याद कर लेते हैं। अब जो शेष क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम लोग अगले वीडियो यानी पार्ट 3 में इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।